तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 10th मैथ्स का टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं इस चैप्टर में हम ग्राफिकल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड खत्म कर लेने के बाद अब आ चुके हैं एलिमिनेशन मेथड पे। पिछली क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.4 के कुछ क्वेश्चंस कराए थे स्टूडेंट्स, जो कि एलिमिनेशन मेथड के ऊपर बेस्ड थे। सो आज की क्लास में वही एक्सरसाइज हम कंटिन्यू करेंगे और कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.4 में। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल करके आपको दिखा रहा हूं, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 11, 12 एंड 13 होगा। उसके बाद हम एक्सरसाइज के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। सो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया है एलिमिनेशन मेथड एग्जाम्पल नंबर 11। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ टू पर्संस is 9:7 and the ratio of their expenditure is 4:3। तो स्टूडेंट्स, यहां पे दो लोगों के बारे में बात हो रही है और उनकी इनकम के बारे में, मतलब जो वो कमाई करते हैं उनकी कमाई के बारे में आपको बताया जा रहा है कि दो पर्सन जो है उनकी कमाई का जो रेशो है, हिंदी में रेशो को क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। ठीक है, तो उनकी जो रेशो है वो है 9:7। अब स्टूडेंट्स, ये 9:7 क्या है? क्या एक आदमी 9 रुपए कमा रहा है और दूसरा आदमी 7 रुपए कमा रहा है, बस इतनी ही कमाई कर रहे हैं? नहीं स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप रेशो का एक कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए, रेशो एक कंपैरिजन की क्वांटिटी होती है, तुलना करने की एक क्वांटिटी होती है। इसको हम बेसिकली दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहां पे अगर हम समझें कि एक आदमी की जो इनकम है अगर 9 यहां पे दी हुई है और दूसरे की 7 दी हुई है, तो इसका मतलब है कि ये असली नंबर नहीं है। ये एक तरह से दोनों का कंपैरिजन दिया हुआ है। कंपैरिजन मतलब स्टूडेंट्स, यहां पर इन दोनों को ही किसी एक ही नंबर से एक और नंबर से मल्टीप्लाई करके आंसर सही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, वो आपको बताना चाहते हैं कि अगर पहला आदमी 900 रुपए कमाता है तो दूसरा आदमी 700 कमाएगा। अगर पहला आदमी मान लो डबल से, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अगर मान लो मैं 18 और 100 लगा रहा हूं, ठीक है ना, 1800 कमा रहा है तो दूसरा आदमी इसका डबल और 0 कमाएगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स, यहां पे ये रियल इनकम नहीं होती, ये कंपैरिजन की चीज है। हाँ, रियल निकाला जा सकता है इसको यूज करके। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि यहां वाला जो आदमी है वो अगर 9000 रुपए कमा रहा है, तो यहां वाला जो आदमी है सेकेंड पर्सन वो 7000 रुपए कमा रहा होगा। तो क्वेश्चन में रेशो देने का जो मतलब होता है वो ये होता है, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि कौन ज्यादा कमा रहा है कौन कम कमा रहा है। तो यहां पर आई होप आपको रेशो का मतलब समझ आया। एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि यहां पर दो पेड़ हैं, ठीक है, दो पेड़ हैं यहां पर, और आप देख पा रहे हैं कि एक पेड़ छोटा है और दूसरा पेड़ उससे बड़ा है। अब स्टूडेंट्स, मान लेते हैं इस पेड़ की जो हाइट है वो 12 फीट की है और दूसरे पेड़ की हाइट जो कि असली में 24 फीट का है। अब अगर मैं इसकी रेशियो, देखिए ये असली हाइट दे रखी है, ठीक है, ये असली हाइट दी हुई है, लेकिन अगर मैं इसका रेशियो निकालता हूं तो कैसे निकालूंगा स्टूडेंट्स? देखिए, 12 को यहां पे रखूंगा और यहाँ पे 24 को रखूंगा, उसके बाद जो कटता है उसको मैं काट दूंगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा। तो असली में जो रेशो आई है वो आई है 1:2। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि जो रेशो है 1:2 है, मतलब जितनी इसकी है उसके डबल उसकी है ना। लेकिन रेशो आपको असली हाइट नहीं बता रही है। असली हाइट क्या थी? 12 और 24। अब मान लो क्वेश्चन में आपको 1:2 दिया हो कि दो पेड़ों की जो लंबाई है 1:2 है, आप कैसे पता लगाओगे कि 12 और 24 है? उसके लिए कुछ और भी तो दिया होना चाहिए, तभी तो पता लगाओगे। ठीक है, तो रेशो और असली वैल्यू में बहुत फर्क होता है। यहां पे रेशो ये है, असली वैल्यू ये है। यहां पर रेशो ये है, असली वैल्यू क्या है वो नहीं पता, क्वेश्चन में हमको वही निकालना है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हम इसको कैसे यूज करेंगे अब समझते हैं। तो यहां पर तो मैंने आपको बता दिया रेशो का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि इनकम जो है दो लोगों की वो 9:7 में है, लेकिन उनका जो खर्चा है, ठीक है, देखिए इनकम के साथ खर्चा भी तो होता है। जब आदमी पैसे कमाता है तो खर्च भी तो करेगा उसमें से। तो जो खर्चा है उसकी रेशो दे रखी है 4:3। मतलब एक आदमी अगर 4 रुपए खर्च करता है तो दूसरा 3 रुपए खर्च करता है। एक आदमी अगर 4000 रुपए खर्च करता है तो दूसरा 3000 रुपए खर्च करता है। एक आदमी अगर 400 रुपए खर्च करता है तो दूसरा 300 रुपए खर्च करता है, लेकिन असली वैल्यू नहीं पता। ठीक है, रेशो दे रखी। क्वेश्चन में क्या पूछा?
इफ ईच ऑफ देम सेव्स ₹2000 पर मंथ, अगर दोनों देखिए ईच लिखा है, ईच का मतलब होता है दोनों, प्रत्येक, ठीक है। तो इनमें से दोनों अगर 2000 रुपए हर महीना बचा लेते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एक वर्ड है सेव्स, ठीक है। तो ये जो सेविंग कर रहे हैं ये 2000 रुपए हर महीने बचा रहे हैं अपनी इनकम में से, दोनों अलग अलग, ठीक है। तो 2000 पहला आदमी बचा रहा है और 2000 दूसरा आदमी भी बचा रहा है, तो दोनों अलग अलग 2000 रुपए हर महीने बचाते हैं। तो आपको उनकी असली महीने की कमाई निकालनी है, असली कमाई निकालनी है उनकी। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो 9 और 7 दे रखा है ना, वो असली में क्या होगा वो आपको निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया। अब यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझ लो स्टूडेंट्स, कि जो भी हम कमाते हैं, मतलब जो इनकम होती है हमारी, उसके हम दो ही काम करते हैं स्टूडेंट्स, या तो उसको खर्च कर देंगे, एक्सपेंडिचर हो गया यहां पे, और या थोड़ा सा पैसा उसमें से बचा लेंगे, है ना, दो ही तो काम होते हैं। तो सेविंग, ठीक है। तो जो इनकम होती है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है। ये एक छोटा सा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये तो कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। अब जैसे आपके पेरेंट्स हैं, वो महीने में जो भी कमाते होंगे तो उनका तो बजट होगा कि यहाँ हमको खर्च करना है, तो जो खर्च हो गया वो हो गया एक्सपेंडिचर। लेकिन जो पैसा नहीं खर्च हुआ वो उन्होंने बचा लिया, तो वो सेविंग हो गया। तो इन दोनों को जोड़ के ही तो इनकम बनती है। यहां पर ये पॉइंट भी बहुत जरूरी है। अब स्टूडेंट्स यहां पर करना क्या है, देखिए क्वेश्चन कहां से शुरू करना है। सबसे पहले मैं यहां पे मान लेता हूं, लेट द इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, या ऐसे लिख लेते हैं, लेट द इनकम ऑफ बोथ पर्सन्स, दोनों पर्सन की जो इनकम है, बी 9x एंड 7x। देखिए यहां पर मैंने क्या किया, 9 और 7 मुझे अनुपात तो दिया हुआ था ना, रेशो दी हुई थी, तो मैं जो मानूंगा, जो लेट करूंगा, उसमें मैं इसकी हेल्प ले लूंगा, ठीक है ना, इसकी हेल्प लूंगा। मुझे पता है ये असली नंबर तो नहीं है, लेकिन इसको मैं किसी से मल्टीप्लाई करके असली नंबर बना सकता हूं। और मैंने ये भी बता दिया कि दोनों को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर इसको 1000 से कर रहे हो तो इसको भी 1000 से ही करना है। तो 1000 है, 100 है या 10,000 है, हमको नहीं पता ना, तो मैंने जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है उसको x मान लिया। इतना तो कर सकता हूं ना मैं। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और यहां पे एक और चीज करते हैं, एक्सपेंडिचर को भी मान लेते हैं, ठीक ना। ये तो पहली चीज हो गई। उसके बाद मैं यहां पे एक और चीज लिख रहा हूं, लेट द एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ पर्सन्स बी, क्या है एक्सपेंडिचर, यहां पे मैं 4y एंड 3y लिख देता हूं, ठीक है। 4y एंड 3y लिख देता हूं। इतना क्लियर। तो जो इनकम थी उसको मैंने x मान लिया, और जो एक्सपेंडिचर था मैंने उसको y मान लिया। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमको एक और चीज दी हुई है, उनकी सेविंग। और ये जो सेविंग है वो असली रुपयों में दी हुई है, ये XY में नहीं दी हुई, ठीक है। तो इसको हम सीधा सीधा यूज करेंगे। एक चीज बताइए स्टूडेंट्स, क्या मैं यहां पर एक बदलाव करके ई को यहां भेज के माइनस कर सकता हूं? मतलब जितना कमाया उसमें से अगर जितना खर्च किया निकाल दूं, ठीक है, जितना कमाया उसमें से जितना खर्च किया अगर मैं निकाल दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, सेविंग बचेगी, जितना मैंने बचा लिया, ठीक है। तो यहां पर एक फॉर्मूला मैं ये लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? अब स्टूडेंट्स देखिए, इसी फॉर्मूले को यूज करके मैं दोनों इक्वेशन बना लूंगा। कैसे, देखिए यहां पर मैं क्या करता हूं, इनकम पहले आदमी की, ठीक है, पहले आदमी की इनकम कितनी है, 9x, ठीक है। तो मैं यहां पे 9x लिखूं, उसके बाद माइनस का निशान लगाऊंगा। दूसरे आदमी की इनकम, सॉरी, पहले आदमी का एक्सपेंडिचर, देखिए पहले आदमी का बिल्कुल अलग रखिएगा, दूसरे आदमी का बिल्कुल अलग रखिएगा, ठीक है। दो इक्वेशन बनती है ना, तो ये पहले आदमी की, अब अगली वाली दूसरे आदमी की बनेगी। तो पहले आदमी का खर्चा कितना था, 4y था, तो यहां पे मैंने 4y लिख दिया, ठीक है, इज इक्वल टू सेविंग कितनी है, सेविंग 2000 दे रखी है, ये लो, पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, दूसरे आदमी की इनकम कितनी थी, 7x, और दूसरे आदमी का एक्सपेंडिचर कितना था, 3y। इसको माइनस करके मैं इसकी भी सेविंग लिख सकता हूं, यहां पे बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये लीजिए, दो इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन बनने के बाद एलिमिनेशन मेथड को यूज करके इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूं।
तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। हमको पता है एलिमिनेशन मेथड में या तो x वाला नंबर या तो y वाला नंबर हमको बराबर करना होता है, लेकिन यहां पर तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं दिख रहा। अब देखिए अगर मैं इसको बराबर करने जाऊंगा तो मुझे पता है कि 9 के टेबल में 7 नहीं आता और 7 के टेबल में 9 नहीं आता। अच्छा यहां पर भी 4 और 3 दे रखा है, तो 4 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 के टेबल में 4 नहीं आता। तो मुझे क्या करना है, बराबर तो करना है। तो मैं क्या करने वाला हूं, दोनों में से मुझे 4 और 3 वाला ज्यादा आसान लग रहा है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूं। ठीक है, ये एक दूसरे के बराबर तो नहीं हो सकते, लेकिन ये अपने एलसीएम के बराबर तो हो सकते हैं। इसका मतलब स्टूडेंट्स इन दोनों का एलसीएम क्या आया, एलसीएम है 12। ठीक है, तो दोनों को 12 तो बना सकता हूं ना मैं। तो स्टूडेंट्स पहली वाली इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, पहली वाली इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से। पूरी की पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहां पे 1 लिखा हुआ है, इक्वेशन 1 है। और दूसरी वाली इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये भी 12 बन जाएगा, ये भी 12 बन जाएगा। और हमको ये भी पता है कि दोनों इक्वेशंस को स्टूडेंट्स हम पूरी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, सिर्फ इस वैल्यू को मल्टीप्लाई नहीं करते, पूरा मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर देखिए 9 3 से 27 हो गया, -12y हो गया, और यहां पर क्या हो गया 6000 हो गया। तो ये लीजिए पूरा का पूरा मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद इसको 4 से करते हैं, यहां पे हो गया 28x और यहां पे हो गया 12y इज इक्वल टू 4 to 8। ठीक है, तो 8000 हो गया, दो इक्वेशन बन गई। अब मैं क्या करूं, इनको हटाने के लिए मैं क्या करूं, देखिए दोनों के पास सेम साइन है, तो मैंने आपको बताया था जब एक जैसे साइन होते हैं तो साइन बदलना जरूरी होता है, और साइन बदलने के लिए माइनस काम आता है। तो इन दोनों को मैं माइनस करने वाला हूं, तो सभी के साइन बदल दीजिए। ये लीजिए, ये प्लस में हो गया, ये प्लस में था, ये माइनस में हो गया। तो स्टूडेंट्स अब आप देखिए यहां पर ये तो कट गया। अब देखिए 27x में से 28 माइनस हो रहा है, तो यहां पे -x बचा, इक्वल टू 6000 में से 8000 माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे -2000 बचा। अब स्टूडेंट्स माइनस और माइनस कट जाएगा, तो x की वैल्यू तो 2000 आ गई। अब x की वैल्यू को मैं किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो मैं कौन सी इक्वेशन में पुट करूंगा, इसमें कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 7x की वैल्यू 2000 है, -3y इज इक्वल टू 2000 यहाँ पे लिख दिया। तो ये कितना हो गया स्टूडेंट्स, देखिए 14000 हो गया, ये -3y इज इक्वल टू 2000 है। अब क्या करेंगे, 14000 को मैं वहां पे भेज देता हूं, तो ये हो गया यहाँ पे -3y इज इक्वल टू 2000 में से 14000 जब माइनस होगा तो -12000 बचेगा। y की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, देखिए माइनस और माइनस कट गया, और 3 और 12 को मैं काट देता हूँ, 4000 आ गया। तो इसका मतलब y की वैल्यू है 4000। आई होप इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। अब ये एक्स वाई तो आ गया, लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया है। आंसर क्यों नहीं आया, क्योंकि क्वेश्चन में अभी क्या पूछा है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमसे इनकम पूछी है दोनों की, और दोनों की इनकम कैसे आएगी, हमने क्या माना था 9x और 7x, है ना। x की वैल्यू तो आ गई ना हमारे पास, हालांकि इस क्वेश्चन में y की वैल्यू निकालना जरूरी नहीं था, y की वैल्यू निकालना जरूरी नहीं था, क्योंकि स्टूडेंट्स x की वैल्यू से ही हमारे इनकम जो है वो निकल आती है ना, लेकिन फिर भी मैंने निकाल दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं यहां पे लिखता हूं इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन। पहले पर्सन की इनकम क्या होगी स्टूडेंट्स, देखिए पहले पर्सन की इनकम है 9x, है ना, जो कि 9 को मैं x की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देता हूं 2000, तो कितनी हो गई 18000। तो पहला आदमी जो है वो 18000 रुपए कमा रहा था, और इनकम ऑफ सेकंड पर्सन, जो दूसरा आदमी है स्टूडेंट्स, उसकी जो इनकम थी वो थी 7x, है ना, यहाँ पे 7 था तो 7x लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 2000 कर दो। तो स्टूडेंट्स दूसरा आदमी जो कमा रहा था वो था 14,000 रुपीज। ठीक है, तो पहला आदमी 18,000, दूसरा आदमी 14,000 रुपए कमा रहा था। अब इस क्वेश्चन में अगर उन्होंने पूछा होता कि असली में ये बताओ कि खर्च कितना कर रहा था, वो भी निकाल सकते हैं। हमने y की वैल्यू निकाल ली, है ना, y की वैल्यू निकाल दी। अब y की वैल्यू को अगर आप यहां पे लगा दोगे, मतलब 4y, तो 4y मतलब 16,000, तो ये आदमी तो 16,000 खर्च कर रहा था और ये आदमी 12,000 खर्च कर रहा था। तो y की वैल्यू अगर आप एक्सपेंडिचर वाले में लगा दोगे तो आपका आंसर आ जाए। तभी तो दोनों के 2-2 हज़ार बच रहे थे, है ना। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो आपके क्वेश्चंस चलेंगे वो कोई ना कोई कॉन्सेप्ट के ऊपर होंगे, और हर क्वेश्चन में ऐसे ही मुझे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाना होगा। लेकिन
प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि आप कॉन्सेप्ट को भूलो नहीं और क्वेश्चन को एग्जाम में अच्छे से करो। इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 की तरफ। इस एग्जाम्पल में आपको दो इक्वेशन दी हुई है और आपको बोला है कि एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं या तो x मुझे हटाना है या y हटाना है, और दोनों ही मुझे आसान लग रहे हैं क्योंकि यहां पे देखिए 2 के टेबल में 4 आता है और 3 के टेबल में 6 आता है। तो मैं क्या करता हूं, जो पहली वाली इक्वेशन है उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 से और माइनस कर दूं, माइनस क्यों करूंगा, क्योंकि सेम साइन है तो उनको अलग करके ही हटा पाऊंगा, तो इसीलिए मैं यहां पे माइनस कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर मैंने देखा ये आ गया 4x और ये आ गया 6y और ये आ गया 16, ठीक है। दूसरे को मैं एज इट इज लिखूंगा, नीचे यहां पर लिखा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 14। इतना क्लियर है आपको? अब अभी तक जितने हमने क्वेश्चन किए थे स्टूडेंट्स, हमने ये देखा था कि या तो x बराबर आ रहा था या तो y बराबर आ रहा था, लेकिन इसमें क्या नया दिख रहा है मुझे, यहां पर तो x और y दोनों की वैल्यू बराबर आ गई। अब चलिए आगे करके देखते हैं कि क्या होगा, अभी तक तो हमने देखा नहीं है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया माइनस करना है, तो चलिए माइनस करते हैं। माइनस के लिए सभी साइन चेंज हो जाते हैं, आपको पता है। तो मैं क्या करने वाला हूं यहां पर, देखिए 4x में से 4x माइनस हुआ तो चलिए ये तो कट गया, 6y में से 6y भी माइनस हो गया, तो क्या इसको भी काट दें? हाँ बिल्कुल काटना तो पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कुछ नहीं बचा? हाँ कुछ नहीं बचा। और यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पर 16 में से 14 माइनस हुआ तो यहाँ पे तो प्लस में 2 बच गया। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी ऐसा कुछ आंसर आ जाए आपका या इक्वेशन को माइनस करने के बाद कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाए, तो आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन नहीं निकालना है, निकल ही नहीं पाएगा। तो ये दोनों ऐसी इक्वेशन है स्टूडेंट्स जिनका जो सिंगल सॉल्यूशन होता है वो नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पे आपको एज इट इज आपके बुक्स में दी हुई है, जो इसका आंसर है वो आप लिख सकते हो। याद कीजिए कि ये किस तरह की लाइंस थी। देखते हैं यहां पर क्या है स्टूडेंट्स, देखिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है। ध्यान से देखिए क्या ये है या नहीं है। देखिए a1 अपॉन a2 मतलब 1/2 और यहां पर भी 1/2, तो इसका मतलब ये तो बराबर है लेकिन यहां पर बराबर नहीं है। और ये वाली इक्वेशन कैसी लाइंस बनाती थी, ये बनाती थी पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल को ऐसे लिखते हैं, याद होगा आपको। तो पैरेलल लाइंस जब एक दूसरे से कटेंगी ही नहीं तो आंसर कहां से आएगा, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आप इसको करके देखेंगे स्टूडेंट्स, किसी भी मेथड को करके देख लीजिए आप, यहां पर देखेंगे कि पैरेलल लाइंस जब कटती ही नहीं है तो आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि जहां पे लाइंस कटेंगी वहीं तो x और y की वैल्यू आती थी। आई होप ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इसीलिए इसका आंसर यहीं पे हम रोक देंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो आइए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 13 जो है वो मैंने अभी थोड़ी देर के लिए रोक दिया है, वो हम अगली क्लास में करेंगे। इसका रीजन ये है स्टूडेंट्स कि वो जो एग्जांपल है उसमें पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझाना होगा, जिसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। सो उस कॉन्सेप्ट को अगर मैंने आपको इसी में समझा दिया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी स्टूडेंट्स, और आप हो सकता है बोर भी हो जाए। तो इसीलिए जो अगली क्लास में मैं आपको कराने वाला हूँ स्टूडेंट्स, वो पूरा का पूरा वही कॉन्सेप्ट कराऊंगा। उसके ऊपर रिलेटेड 2 क्वेश्चंस हैं हमारी बुक में, वो हम दोनों क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, यहां पर जो मैंने क्वेश्चन दिया है ये है एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। आप वहां देख सकते हैं कुछ 4-5 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं जो कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, जिसमें से पहला पार्ट मैं कर रहा हूं और इसका कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी पहले आपको समझा चुका हूं, तो बड़े आसानी से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन में दिया है इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। अब यहां पर बहुत सारे 1 दे दिए, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन अगर ध्यान से पढ़ें स्टूडेंट्स, लिखा है कि अगर एक फ्रैक्शन है, ठीक है ना, एक फ्रैक्शन है। अब आपको पता है कि न्यूमरेटर होता है फ्रैक्शन में और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, इतना तो आपको पता है। तो लिखा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर में मैं 1 ऐड कर दूं एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से मैं 1 माइनस कर दूं, तो जो फ्रैक्शन बन जाता है स्टूडेंट्स वो क्या बन जाता है, जो फ्रैक्शन बन जाता है 1 बन जाता है, रिड्यूसेस टू 1।
रिड्यूसेस मतलब क्या होता है, देखिए रिड्यूस मतलब होता है कम होना, ठीक है ना, क्या होता है, कम होना। तो मान लेते हैं पहले कुछ फ्रैक्शन रहा होगा, लेकिन ये प्लस माइनस करने के बाद ये कम हो गया और 1 बन गया, ठीक है, इतना पहले दिया हुआ। उसके बाद क्या दिया हुआ, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि अगर इसी फ्रैक्शन में सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें, ठीक है, ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, तो ये जो फ्रैक्शन है ये 1/2 बन जाता है, मतलब हाफ बन जाता है। इतना क्लियर है? करना कुछ नहीं है, न्यूमरेटर को x मानना है, डिनोमिनेटर को y मानना है, उसके बाद दोनों इक्वेशन इसी से बन जाएंगी। आइए देखते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं लेट द न्यूमरेटर बी x एंड द डिनोमिनेटर बी y, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से स्टूडेंट्स क्या बन गया, पहली क्वेश्चन बन गई x और y जो कि एक फ्रैक्शन था, तो x में अगर 1 जोड़ा और y में 1 माइनस किया तो बन गया 1। अब इसकी इक्वेशन बना लेते हैं जल्दी से। इक्वेशन कैसे बनेगी स्टूडेंट्स, देखिए यहां पर पूरा का पूरा एक नंबर है, ठीक है, ये पूरा का पूरा यहां पे ले जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ चेंज आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे x + 1 लिख देता हूं और यहां पे y - 1 लिख देता हूं। अब इसको मुझे इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करना है। तो इक्वेशन की फॉर्म में कैसे होता है स्टूडेंट्स, नंबर जो वेरिएबल्स है x और y वो एक तरफ आ जाते हैं, नंबर एक तरफ चले जाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ y यहाँ पे आके माइनस हो गया, और क्योंकि यहाँ पे -1 था और ये 1 और जाके वहाँ पे माइनस हो गया तो ये -2 हो गया। तो इक्वेशन 1 बन गई, है ना, बन गई। आगे बढ़ते हैं। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, जो फ्रैक्शन है उसमें डिनोमिनेटर में इस बार अगर मैं 1 जोड़ रहा हूँ तो जो फ्रैक्शन बन जाता है वो 1/2 बन जाता है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस 2 को मैं यहां लाके मल्टीप्लाई करूंगा और इस y/1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, y + 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या आएगा आंसर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 2x और यहां पे पूरा का पूरा यहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया y + 1। अब y को यहां पे ले आके इक्वेशन बना देते हैं, तो ये हो गया 2x - y = 1। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? अब आप बोलोगे सर इसके आगे भी करके दिखाओगे, तो मैं बोलूंगा नहीं, मैंने बहुत मेहनत कर ली। अब आपको ये जो दोनों इक्वेशन है इससे आपको आंसर निकालना है और ये आपका होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क के लिए अलग से क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं मैं, यही आपका होमवर्क है। इससे पहले कि जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराए, जो सबसे पहले वाला क्वेश्चन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको अच्छे से करिएगा और उसके बाद आप ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं वीडियो कंक्लूड करता हूं। सो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म होता है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ये पार्ट। आई होप इस पार्ट में कराए गए सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। सो बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन स्टूडेंट्स टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।